तब पहले अध्याय का 11वां श्लोक। ठीक है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भगम् अवस्थिता भीष्म एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व इव हि। मीनिंग, एतव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं, एक दिशा से युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ठीक है। अगला भी श्लोक आज हम 2 श्लोक कवर करेंगे। ठीक है। तस्य संजायं हर्षं कुरु वृद्धं पितामह सिंहानादं विनोद्योच्चा साखं दंधमाहुप्रपवम्। मीनिंग, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखे। तो हमने ये देखा इन 2 श्लोक्स में कि कैसे दुर्योधन कितना मैनिपुलेट कर रहा है शुरू से। ठीक है। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जो है दुर्योधन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि हम ऐसे कर लेते हैं, कभी द्रोणाचार्य के साथ, कभी भीष्म पितामह के साथ, कभी अपने डिफरेंट वॉरियर्स के साथ। कितना दुर्योधन जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। पहले उन्होंने द्रोणाचार्य को चने के झाड़ पे चढ़ाया, फिर एकदम उनकी वीकनेस दिखाई, डिप्लोमेसी खेली और नीचे कर दिया। फिर उन्होंने बाकी सारे वॉरियर्स का धीरे धीरे नाम लिया कि देखो इनमें कितनी पावर है, पर उनकी वीकनेस दिखाई तो उनको वैसे कर दिया। और ये क्या दिखाता है, ये दुर्योधन की जो है ये सारी इनसिक्योरिटी है कि वो ऐसे भी कर रहा है, कभी वो वैसे कर रहा है, ये सारी इनसिक्योरिटी है। तो इससे हमने क्या सीखा था कि अगर हम जो है किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं, किसी भी चीज को मतलब हम अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझ के और ये सोचें कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैं चाहता हूँ लोगों से कि वो ऐसा करे, वो ऐसा बिहेव करे, वो वैसा करे, तो हम दुनिया को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं कि ये मेरे लिए लड़े। द्रोणाचार्य को मैनिपुलेट किया तो उसने अभिमन्यु वध में गलत फैसला किया कि अपना मतलब इतना शौर्य उनका जो था, इतना नॉलेज था, वो जस्ट एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से उन्होंने सब खो दिया। और अब भीष्म पितामह जो इतने वैलेंट वॉरियर थे, जिन्होंने इतनी सारी प्रतिज्ञा ली, जिन्होंने किंगडम का त्याग करा, उनके भी सफेद आंचल पे दाग लग गया दुर्योधन के साथ लड़ाई करने में। तो अब पहले वो सबके सामने बोल रहा है, अब क्या कर रहा है, भीष्म पितामह को वो चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये भीष्म पितामह है, हमको यही युद्ध में विजय दिला सकते हैं। ठीक है। पर लेकिन उनको लगा कि कहीं मैं सारे वॉरियर्स जो हैं पीछे ये ना सोच लें कि मैं सिर्फ भीष्म पितामह की वाहवाही कर रहा हूँ,
कहीं बाकी सारे वॉरियर्स जो हैं ये ना सोच लें कि मैं सिर्फ भीष्म पितामह पे हूँ। तो वो इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक था, उसने कहा हम सबको भीष्म पितामह का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हो गए हैं, दो उनमें बहुत ज्यादा पावर है, दो वो ये सारा युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो हम सबको वो सपोर्ट जो है भीष्म पितामह को देना है। ठीक है। अब भीष्म पितामह जो थे वो द्रोणाचार्य की तरह नहीं थे, वो दुर्योधन का आगे पीछे इन एंड आउट सब जानते थे। तो भीष्म पितामह ने नेक्स्ट श्लोक में क्या कहा? भीष्म पितामह ने कहा कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने क्या किया? शंख बजाया। ठीक है, बहुत जोर से शंख बजाया कि युद्ध की स्टार्टिंग करी, और इतनी जोर से शंख बजाया कि दुर्योधन बहुत प्रफुल्लित हो गया कि भीष्म पितामह देखो कितने आतुर हैं लड़ने के लिए। लेकिन जब कोई बंदा, जब हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा चालाक हैं, हमसे ज्यादा कोई चालाक हो नहीं सकता, तो अगला बंदा क्या है, वो बोलता नहीं है, लेकिन पात डाल डाल, तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसा मुहावरा है ना, सही बोल रही हूँ मैं हिंदी में? तो ऐसा होता है कि अगर हम सोचे कि हम बहुत इंटेलिजेंट है तो अगला हमसे एक स्टेप आगे बढ़ सकता है। दुर्योधन सबको मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन दुर्योधन ने जब द्रोणाचार्य को तो मैनिपुलेट कर दिया, वो तो आ गए उसकी बातों में, पर भीष्म पितामह ने क्या किया? शंख बजाया। और शंख जो होता है, दुर्योधन को लगा वाओ भीष्म पितामह तो लड़ने के लिए बहुत ईगर है, वो तो अभी लड़ेंगे। पर शंख किसका सिंबल होता है? शंख किस चीज का, कौन से भगवान का सिंबलाइज किया जाता है? गधा, शंख, पद्म, विष्णु भगवान, चक्र। किसको? विष्णु और भगवान, कृष्ण कौन है? विष्णु भगवान जी के रूप। विष्णु भगवान जी हैं। तो अगर दुर्योधन उनको मैनिपुलेट कर रहा था कि आप लड़ो, और उसको लग रहा था कि भीष्म पितामह जो है ईगर है फाइट करने के लिए, पर भीष्म पितामह उसको क्या दिखा रहे थे कि शंख बजा रहा हूं। शंख किसका सिंबल है? कृष्ण। कृष्ण की ही जीत होनी है, तुम बेवकूफ हो जो तुम लड़ रहे हो। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि जब हम बहुत ज्यादा मटीरियली रहते हैं, जब हम अपनी बॉडीली कंसेप्ट में रहते हैं, जब हम माया के बीच में रहते हैं कि मेरे को ये करना ही करना है, मुझे ऐसे जीना ही जीना है, मैंने ऐसे करना ही करना है, तो माया क्या करती है? सामने दिखाने के लिए हमारी सिचुएशन ऐसी कर देती है कि वाओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें हैं। मतलब दुर्योधन को जो था उसको किंगडम नहीं देना था, उसको वो किंगडम ही रूल करना था। दुर्योधन को आगे बढ़ना ही नहीं था, मतलब वो अपने किंगडम पे ही स्टकअप था, उसको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो ये माया का गेम था कि ठीक है तुम यही चाहते हो, तो भीष्म पितामह भी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, और भीष्म पितामह देखने में उसकी हेल्प कर रहे थे, उसकी साइड पे थे। लेकिन जैसे उसकी भी इनसिक्योरिटी थी, लास्ट श्लोक में हमने यही पढ़ा था कि अप्राप्तम एंड प्राप्तम, कि भीष्म पितामह जो है हाफ हार्टेडली लड़ रहे हैं, तो इसलिए दुर्योधन की जो फोर्सेस है वो अप्राप्त है, वो एनर्जी जो है, जो फाइटिंग पावर है वो लिमिट से कम है। और भीम जो है वो पूरा वोरेशियस हो चुका है, वो जो है फाइट करना चाहता है, वो बदले की भावना में रह रहा है। तो जो भीम की जो फोर्स है वो पूरी प्राप्त है, वो एब्सोल्युटली ज्यादा फाइट करना चाहता है। ठीक है। तो जब हम इतने ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, माया हमें खिलाती है, तो हम क्या होते हैं? इसी चक्र में रहते हैं। हमने एक स्टोरी सुनी थी पहले, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक गधा है, और गधे से काम करवाना क्या था, उसके आगे एक डंडी डाल देते हैं, बैक में एक डंडी, और आगे वो डंडी वहां पे एक गाजर अटका देते हैं। ठीक है, ये गधा है, गधे के यहाँ पे एक डंडी है, और उसके आगे एक गाजर लटका दी गई है। अब गधा को लगता है कि मैं थोड़ा सा और चलूंगा तो वो गाजर मुझे मिल जाएगी, तो वो चलना शुरू कर देता है। गधे क्या होते हैं? लेजी होते हैं। तो एक मालिक को था कि मैं अपना सारा सामान इससे कैसे करवाऊं, उसके पीठ के ऊपर सारा सामान लद देते हैं और डंडी से आगे गाजर लटका देते हैं। और गधा क्या कहता है? आगे मूव करता है कि मैं ये गाजर ग्रैब करके खा लूंगा, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो गाजर भी आगे बढ़ जाती है। और जैसे क्या वो गधा वो गाजर खा पाता है? क्या वो गधा वो गाजर कभी जिंदगी में खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो माया भी ऐसी करती है, हमारे सामने सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देती है, हमारी लाइफ में थिंग्स ऐसी क्रिएट कर देती है कि हमें लगता है बस हम अपने गोल से बस इतनी सी दूर हूं, मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, तो मैं बस जीत जाऊंगा, बस
दिस इज आई ऑल वांट। जितने भी आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो इसी चीज को बढ़ाते हैं, बस यू नीड अ जस्ट, यू नीड अ दिस मैन, यू नीड दैट मैन, बस द मैन कर करके आपका जो है आपको माया के चक्रव्यूह में ही घेरते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होना चाहिए। क्या डिस्टिंक्ट होना चाहिए? सबसे बड़ा रुचि के फेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई मैम कर्मा करना छोड़ दें, मतलब जिंदगी जीनी छोड़ दें, मतलब सब क्या करें, बस बैग उठाएं, कोपिन पहने और जंगल में जाएं और वहीं पे तपस्या करें, सब छोड़ दो। रुचि इज अ ट्रू बनिया। तो क्या करें फिर, कैसे कर सकते हैं, है ना? सो द थिंग इज कि भागवत गीता का विजडम हमें अगेन सिखाता है कि हमें माया के प्रपंच में नहीं पड़ता, ठीक है? जैसे हमें गधा नहीं बनना, क्योंकि वो गाजर, जैसे दुर्योधन था, अब दुर्योधन का भी तो कह सकते हो ना आजकल के टाइम में क्या हो गया, उसका गोल था, उसको किंगडम चाहिए था, उसको अपने किंगडम में रूल करना था, ठीक है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है? वो वॉर ही तो लड़ रहा था, तो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? तो दुर्योधन को ये सारी चीजें चल जानी थी। तो आज मैं ये नहीं डिस्कस करूंगी कि इसका क्या सोल्यूशन है, मैं आज ये डिस्कस करूंगी कि ऐसी करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब हम अपने जो सो कॉल्ड जो हम अपना बनाते हैं गोल, जैसे दुर्योधन ने बनाया, ठीक है? माया उसके साथ गेम खेल रही थी, उसने द्रोणाचार्य को मैनिपुलेट किया, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को मैनिपुलेट कर दिया कि भाई तुम सोच रहे हो कि तुम ये वॉर जीत लोगे, लेकिन ये वॉर तो जीत ही नहीं सकते। उन्होंने शंख बजा दिया, एंड शंख रिप्रेजेंट कृष्णा। अभी तक आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? कोई चाहता है मैं इसे रिपीट करूं? राइट बन। आर वी ऑल गेटिंग ऑन कि मैं कहाँ पे सोच रही हूँ? आज हम सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करेंगे कि मैं क्या छोड़ दूं, क्या है। मैं आज ये बताऊंगी कि जब हम इतने स्टेगनेट हो जाते हैं अपने गोल फुल पे, रहने दे, वो जग रही है। कोई गरिमा जी आप चाह रहे हो मैं बोलूं? हाँ मैम बस अब बोलिए, सॉरी। आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, ठीक है? सो जब हम अपने गोल पे इतने ज्यादा स्टेगनेट हो जाते हैं, जब हम अपना कोई बैकअप प्लान नहीं बनाते कि नहीं हम ये नहीं, डू और डाई, ये नहीं तो क्या ये सही है या क्या ये गलत है? आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमने देखा कि दुर्योधन जो पिछले श्लोकों में कैसे सबको मैनिपुलेट कर रहा था, आज वो मैनिपुलेट हो गया भीष्म पितामह द्वारा। अभी तक वो मैनिपुलेट कर रहा है, उसने द्रोणाचार्य को मैनिपुलेट किया, उसने बाकी सारे वॉरियर्स को मैनिपुलेट किया, उसने भीष्म पितामह को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी और सारे वॉरियर्स को कहा कि भीष्म पितामह तो हम जीतेंगे, पर वो बूढ़े हो गए हैं तो आपने उनका साथ देना है। पर भीष्म पितामह मैनिपुलेट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्या उनका गोल नहीं था? क्या उनका नहीं था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर हूं, मैं अपना ब्रेवरी दिखाऊं इस पांडवों को हरा के, मेरा इतने सारे मैंने भीष्म इतनी प्रतिज्ञा ली हुई है, मैंने परशुराम को हराया हुआ है, मैंने सारे देवी देवताओं से इतने वर ले रखे हैं, तो क्या मैं अपना वैलेंट और अपनी वो चीज, एक और सोने का तंबा अपनी छाती पे लगा लेता हूँ पांडवों को हरा के कि भैया कृष्ण के साथ थे? तो क्या उनके मन में नहीं आया था ये चीज? सो व्हाट दुर्योधन डिड, वो माया हमारे साथ कैसे गेम खेलती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सब अपने पेपर्स और पेन निकाल लीजिए, आज हम ये बुक डिस्कस करेंगे, यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुई हे। अब मैं आपको इस बंदी के बारे में बताती हूँ, लुई है। आज हम भागवत गीता, भागवत गीता ओपन्स द डोर, वो एक दरवाजा खोलती है जो हमारे को डिफरेंट जो भी लिटरेचर है उसको समझने में हेल्प करती है। तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं भागवत गीता से, ठीक है? तो आज हम सोचेंगे कि माया हमारे थॉट को एकदम स्टैग्नेट कर देती है, हम इतने ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, हम इतने जिद्दी हो जाते हैं कि मेरे को बस यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इस बंदे को मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेरी लाइफ में जो मैंने थिंक किया है, जो डिग्री मुझे चाहिए, जो हस्बैंड मेरे को चाहिए, जितने पैसे मेरे को चाहिए, मेरे को वैसा ही चाहिए। जब हम फ्लेक्सिबल नहीं होते तो माया वो डोंकी के सामने, हमारे सामने वो गाजर अटका देती है, और वो गाजर माइंड यू हम कभी भी नहीं खा सकते, हम कभी जिंदगी में वो गाजर नहीं खा सकते, लेकिन हमको लगता है बस एक स्टेप और वो गाजर मुझे मिल जाएगी। तो लुई हे कौन थी? लुइस हे जो थी, ये एक लेडी थी
जिनकी जैसे ही इनका जन्म हुआ इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए और इनके शादी उनकी मदर ने किसी और बंदे के साथ शादी कर ली। और जब उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली तो एक स्टेप फादर ट्रीटमेंट मिला। जब ये थोड़ी सी और बड़ी हुई तो इनके साथ किसी ने जबरदस्ती करी, रेप किया इनका। तो वो बड़ी रिजेंटमेंट में रही कि मेरे साथ ऐसा हो गया। जब ये 16 साल की हुई तो क्या हुआ, इनको गर्भ धारण कर लिया, ये प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, हाई स्कूल गर्ल थी, यूएसए का कल्चर था, तो कोई ऐसा वो नहीं था। रिवोल्ट हो गए बच्चे कि हम भी सब ट्राई कर सकते हैं, हम भी क्या नहीं कर सकते। तो 16 साल की उम्र में ये मदर बन गई और इन्होंने अपना बच्चे को एडॉप्शन के लिए भेज दिया कि आप कोई इनको अडॉप्ट कर ले। और 21 साल की उम्र के, बहुत सुंदर लेडी थी, तो ये मॉडलिंग करने लगी। 21 साल में ये अपने हस्बैंड से मिली और इन्होंने उनसे शादी कर ली। और 25 साल की जब ये हुई तो इनके हस्बैंड ने इनको किसी और मॉडल के पीछे छोड़ दिया। ठीक है, बीच में इनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही। और फिर जब 10 साल 20 साल और गुजरे तो इनको इनक्योरेबल सर्विकल कैंसर हुआ, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया। अब ये इतनी घबरा गई कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तो जिंदगी खत्म। 40-45 की उम्र में, मतलब अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, मैंने बस यही सारी चीजें देखनी है जिंदगी में। और फिर इनको डॉक्टरों ने बोल दिया आप ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, आपको कीमो में जाना है, आपको अपना यूट्रस निकलवाना है, आपको कीमो में जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें, मतलब यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हार्ड लाइफ। ठीक है, तो लुई हे ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये सारी लाइफ नहीं लूंगी, मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स में नहीं जाना। मुझे क्या करना है, मैं अपनी थिंकिंग, वो सोचने लगी कि ऐसा मेरी लाइफ में क्या हुआ कि जो मेरे को कैंसर के दरवाजे तक ले आया। तो उन्होंने अपनी लाइफ को रिवर्स किया, सोचा अच्छा मैं जब बचपन में थी मेरे को पापा का प्यार नहीं मिला, मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ क्या कहते हैं, मैं 16 साल की उम्र में माँ बनी, फिर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो उन्होंने वो थॉट प्रोसेस चेंज किया। और माइंड यू, उन्होंने बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के, बिना यूट्रस को रिमूव कराए, बिना कीमोथेरेपी करवाए, बिना किसी रेडियोथेरेपी के, बिना एलोपैथिक मेडिसिन से, जस्ट अपने थॉट को बदला। नफीशा आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज उसे बंद कर दीजिए। हाँ, यस यस, सॉरी। तो उन्होंने जो है अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करा। और जैसे ही उन्होंने थॉट प्रोसेस चेंज किया, जो इनक्योरेबल कैंसर का डिसीज था, जिसमें डॉक्टरों ने उनको 6 महीने का वो काम बोला था, वो उन्होंने ठीक कर लिया। एंड माइंड यू, अगर आप लुइस हे को आज गूगल करते हैं, उनकी डेथ हुई थी 2017 में, पूरी वृद्ध अवस्था में, 90 क्रॉस करके। जो 40-45 पे उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था यू हैव जस्ट अ लाइफ स्पैन इतने सालों का। ठीक है, तो क्या किया, थ्रू आउट लाइफ माया उनके साथ गेम खेलती रही कि तुम, बड़ी हीन भावना देती रही कि तुम्हें किसी भी प्रॉपर मैन का प्यार नहीं मिला, फादर का नहीं मिला, एक पार्टनर का नहीं मिला, एक बच्चे का नहीं मिला, तुम्हें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। और वो उसी थॉट प्रोसेस में रहती रही कि हाय हाय, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर समवन, मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी के लिए अच्छी नहीं हूँ, मेरे में ही कमियां रही। और जब वो थॉट प्रोसेस पे ऑब्स्टिनेट हो गई, जब हम किसी भी थॉट प्रोसेस पे ले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेपर क्लियर करने जा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा पेपर क्लियर, अरे मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही, अरे मैं अच्छे से नहीं कर पा रही, अरे मेरे को करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया हुआ। या फिर हमारा कोई रिलेशनशिप होता है, अरे यार ये मेरी फ्रेंड क्यों नहीं बन रही, मैंने 1 to 1 इन्वेस्ट किया हुआ है, ये क्यों नहीं, मेरे ये दूसरों से क्यों बात कर रही है। तो या मेरे को जॉब में जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, जल्दी जल्दी मेरा प्रमोशन हो, जल्दी जल्दी मैं टॉप लेवल पे हूँ, ऑडी की गाड़ी खड़ी हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, उसने अपनी शादी की शर्त ये रखी है कि अपने मम्मी पापा को, कि जब तक आप मेरे को ऑडी की गाड़ी नहीं लेके दोगे तब तक मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मतलब देखिए कितना ऑब्स्टिनेसी है ये माया, वो गाजर की तरह है जो हमारे सामने है। वो हमें क्या, हम इतने अनप्रिडिक्टेबल गोल्स अपने लिए सेटअप कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं बस थोड़ा सा एक कदम और आगे, थोड़ा सा एक कदम और आगे, और वो गोल मेरा हो जाएगा, और उसके लिए व्हाट लॉस वी डू। तो आज जो लुइस हे ने क्या किया, ये अपनी लाइफ से उन्होंने ये सीखा कि एक एक इमोशन जो है एक एक डिसीज के लिए करता है। तो आज जो डिसीजेस बहुत ज्यादा कॉमन है,
आज हम उनके बारे में बात करेंगे और पीछे देखेंगे कि उसके पीछे क्या इमोशंस है। जो मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है, या जो मेरी लाइफ सिचुएशन है जिसमें मैं अपनी मेंटल एनर्जी, जिसमें मैं अपनी फिजिकल एनर्जी, जिसमें मैं सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे को क्या होगा? जैसे दुर्योधन सिंड्रोम, दुर्योधन को किंगडम चाहिए, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पर वो सारी अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। गलत है उसकी सारी चीजें, उसे सबने बोल दिया कि भाई तू गलत है, तू कर ले। भीष्म पितामह ने भी इंडिकेशन दे दिया शंख बजा के, जो आज हमने श्लोकों में पढ़ा। लेकिन वो माया सिंड्रोम, वो दुर्योधन सिंड्रोम, वो क्या है? वो बस आपको वहीं पे स्टक अप एंड स्टक अप करने में लगा हुआ है। ठीक है। सो आज हम, चलो दुर्योधन ने तो अपनी लाइफ जी ली। जब वो वॉर हुई थी, वो पोते वाला था, पर पोते वाला था। उस समय बॉडी का तेज होता है। अब हम जी रहे हैं कलयुग में, हम द्वापर में नहीं जी रहे ना सतयुग में जी रहे हैं। मतलब हमें तो चार बंदा कुछ बोल दे तो हमारे तो बाल वैसे ही 4 दिन में सफेद हो जाते हैं। तो हम सोचिए कि किस लेवल पे हम क्या क्या दे रहे हैं। तो आज हम जो कॉमन डिसीजेस जो हम सबकी जबान पे है, जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर होना ये सारे डिसीजेस के बारे में जानने के लिए। तो जो हमारी जबान पे ये डिसीजेस है, उसके बारे में करेंगे कि पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो प्लीज इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि आप आगे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल सर दर्द से लेके पेट दर्द से लेके हड्डियों जोड़ों का दर्द से लेके हम सब ये चीज डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप इन नोट्स पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई ये मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है अभी, दिस इज माई थॉट प्रोसेस अभी, आई नीड टू चेंज। तो आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो बुक भी है, यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, ये बुक अच्छी है, अगर आपको मिले तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे दर्दों से। भाई बहुत दर्द हो रही है, यहाँ दर्द, कभी सर्वाइकल का पेन। क्यों हड्डियों में दर्द क्यों होता है? हड्डियों में दर्द इसलिए होता है कि हाय आई एम फीलिंग अनलव्ड, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मतलब कोई मेरे लिए ध्यान नहीं देता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरे को हक कर ले। हड्डियों में कैसे फर्क पड़ता है? दबा दे कोई, दबाने से फर्क पड़ता है। अगर कोई कहता है किसी को दबाने से दर्दों में फर्क पड़ रहा है, तो उसकी फीलिंग बैक ऑफ द माइंड क्या है कि भैया कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मेरे को जोर से हक कर ले। दबाएगा वो वार्मथ मिलेगी तो मेरे को फर्क मिलेगा। फिर एक्ने, जवानी की इरप्शंस। एक्ने में क्या होता है? यस, भारती जी आप लिखोगे आप उस पे? ठीक है, आप चैट बॉक्स में डालते रहो और उसमें फिर सबको आप वो करोगे। वो वीडियो में भी काम आ जाएगा ना हमारे, जब वीडियो भी कोई प्ले करेगा तो एटलीस्ट से साथ साथ दिखेगा तो सही। ओके ठीक है। अब एक्ने, जो जवानी की इरप्शंस होते हैं, जनरली कहते हैं भैया जवानी फूट रही है, एक्ने जो टीनेज में होता है, पर एक्चुअली इट्स हैविंग, जिनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनका एस्टीम लो होता है, वो अपने आप को ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते। उनको बस यही लगता रहता है यार मेरी नाक थोड़ी सी मोटी नहीं है, यार मेरे थोड़ा सा कान इतने बड़े नहीं है, होठ नहीं है, ये मेरा थोड़ा सा फैट नहीं। जिनको शीशे से सेल्फियों खींचने का बहुत ज्यादा शौक होता है, अब सेल्फी कल्चर जो बढ़ रहा है, तो एक्ने का प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को शीशा नहीं देख पा रहे। तो जो माइंड करता है वो बॉडी करती है। सो क्या थॉट प्रोसेस है? मुझे द परफेक्ट बन के रहना है, आई वांट टू बी अ डैपर, यू नो, मेरा स्टैंडर्ड है, मेरे को ऐसे रहना है, मेरे को ये कपड़ा, ओ माय गॉड मेरे को ये कपड़ा नहीं रिपीट करना, ओ माय गॉड ये मेरा ड्रेस नहीं होना चाहिए, स्किन शो होना है। तो फिर क्या होगा? मतलब आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आपने उसमें भी वो करते रहना है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे करते रहोगे तो ठीक है, आपकी बॉडी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो एक्ने आएगा। ठीक है। थर्ड है एडिनोइड्स। अब व्हाट इज एडिनोइड्स? एडिनोइड्स होता है, कहते हैं ना छोटे बच्चों में नाक की हड्डी बढ़ गई, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, नाक सांस नहीं आ रहा। स्पेशली बच्चों में देखा जाता है कि एक नाक से सांस नहीं आ रहा। कैसे हो जाता है? ये होता है जब फैमिली में लड़ाइयां चल रही हो। बच्चों के लिए बच्चा ऐसे फील करता है अनवेलकम, उसे सांस ही नहीं आ रहा, कि माँ बाप जो है अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। और बच्चे के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा होता है तो उसको संस्कार देने के लिए माँ बाप एज अ टीम बन के सामने आती है, कि फादर का अपना रोल होता है, मदर का अपना रोल है, पर उनके ही कलेश खत्म नहीं हो रहे तो बच्चे को लगता है हम नॉट वेलकम, यार मैं तो ऐसे ही आ गया, भगवान जी ने ऐसे ही टपका दिया, आई एम अ बर्डन। तो उसको सांस नहीं आ रहा होता, तो उसकी क्या होता है? नाक की हड्डी बढ़ जाती है।
फिर आपका है एजिंग प्रॉब्लम, बुढ़ापा। आजकल दिस इज वेरी कॉमन। मेरे पास 30-35 साल के लोग आते हैं, डॉक्टर साहब बस जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये दर्दें हो गई हैं। मतलब जो चीज 40, 50, 70 साल की उसमें होता था। सी टुडे द क्लास इज गोइंग टू स्टे लिटिल लॉन्गर, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। थोड़ी कंप्लेंट्स मैं आज कवर करूंगी, थोड़ी सी अगली क्लास में भी कवर होंगी, क्योंकि आज हमने 2 श्लोक्स कवर कर रहे हैं। तो रीज्वाइन, अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो प्लीज रीज्वाइन। तो हम एजिंग प्रॉब्लम्स क्यों होती है कि एजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है वो स्टिफ होता है। हम समय के साथ बदलना नहीं चाहते। मैं जब जब वो सीरियल है ना, सास भी कभी बहू थी, तो जब वो बहू होती है तब वो चाहती ऐसा चाहती है कि थोड़ा सारी चीजें मेरे हिसाब से चले, पर जब वो सास बन जाती है तो वो सास के मोड में आ जाती है। जो बहू है वो बहू के मोड में रहती है, जो सास है वो सास के मोड में रहती है। तो जैसे ही वो सास बनती है तो कहेगी आजकल की तो जनरेशन ऐसी है, आजकल की तो जनरेशन काम नहीं करती, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो वो क्या है, जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर रही। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वो जो भी वक्त के साथ आप बदल नहीं रहे, आप उसी में रह रहे हो। और आपको लगता है यार ये मेरे को कुछ पूछते ही नहीं है, मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। जबकि आप अपने एज के हिसाब से नहीं एक्ट कर रहे, आपको वही चीज एक्ट करनी है, आपको वही इंपॉर्टेंस एक्ट करनी है। जब आप अपने एज के हिसाब से नहीं हुआ करते, समय के साथ नहीं बदलते, तो एजिंग आती है, आपकी जल्दी एज आ जाती है। आजकल हम क्या है, हम एनवायरनमेंट के साथ नहीं बदल रहे। कोरोना हुआ, कितने सारे लोगों को ब्यूटी रिजीम नहीं मिला, तो आए हाय उनके तो रिंकल्स आ गए कि भैया पार्लर पार्लर के बिना नहीं रह पा रहे लोग। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। समय के साथ, वक्त के साथ नहीं बदल सकते। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल के टाइम में ये सारी चीजें हो रही हैं। समय के साथ बदलना है, वक्त के साथ बदलना है। नहीं बदलोगे तो एजिंग बहुत जल्दी आएगी। मैं अगेन सबसे कहूंगी, जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं करते रहो, नहीं तो मेरे को पता चलता रहेगा। ओके, नाउ एक और प्रॉब्लम है एलर्जी। सबसे ज्यादा कॉमन चीज है एलर्जी। छींकें आ रही हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन में इचिंग हो रही है, बहुत सारी एलर्जी है। तो व्हाट इज द मेन रीजन कि एलर्जी क्यों होती है? अगर आप किसी लाइफ सिचुएशन से, या आपकी लाइफ में कोई बंदा ऐसा जिससे आप एलर्जिक हैं, तो बॉडी भी एलर्जी में जाएगी। आप जा रहे हैं रोज उठ के अपने ऑफिस या अपने स्कूल या अपने कॉलेज जा रहे हैं, आपको वो टीचर का चेहरा ही नहीं पसंद। आप बोल नहीं पा रहे कि मैं उसको क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या नहीं बोलूं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, हाय हाय ये दिखता क्यों है मुझे, हाय हाय ये मेरे सामने क्यों आता है। मतलब वो ऐसी काली बिल्ली है जो आपका रास्ता काट रही है और आपको छींक आ रही है। ठीक है, छींकें आ रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, हर सीजन चेंज पे एलर्जी हो रही है। या आपकी लाइफ सिचुएशन है, ये पेपर ही नहीं क्लियर हो रहा, हाय ये पेपर ही नहीं क्लियर हो रहा, हाय ये मेरा पेपर क्लियर हो जाए, तो तब आपको एलर्जी होगी। ठीक है, सो आपको एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ से और सिचुएशन से। हाँ जी भारती एलर्जी जी का बोलिए। रीजन क्या दिया आपने मेन? किसका? एलर्जी। एलर्जी एक्सेप्टेंस, नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ और सिचुएशन और पीपल इन योर लाइफ। आप बस बड़े वो हैं, आप बोल नहीं पा रहे, पर वो बंदा आपको इतना मतलब तंग कर रहा है कि वो है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट आज अगेन बहुत ज्यादा ये कॉमन प्रेवलेंट है, वो है फीमेल प्रॉब्लम्स। पीरियड्स नहीं आना, पीसीओडी का प्रॉब्लम होना, या आपको पीरियड्स में इतना सीवियर पेन होना कि मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं है, 4 आप पेन किलर्स खा रहे हो, फर्स्ट डे तो बहुत बुरा हाल हो रहा है और इतनी दर्द हो रही है, इनफर्टिलिटी, बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, या बहुत सारी जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, या फाइब्रॉइड्स हो गया। ऐसा क्यों होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, ये क्यों होता है? आप रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं मुझे तो औरत नहीं बनना था, मेरे को भगवान ने गलत डिसाइड किया, ये भगवान को डिसीजन मेकिंग आता ही नहीं है, इन्होंने मेरे को औरत क्यों बना दिया। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम जो है एक क्रिएटर हैं, हम भी एक मिनी क्रिएटर हैं, हम एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें बस कंपेयर ही करते रहते हैं, यार ये लोग तो मैन कितना काम कर सकते हैं, ये कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में जाते हैं, मेरे को भी यही जॉब चाहिए, मैं भी 9 to 10 जॉब करूंगी, मैं भी ये करूंगी।
तो तब हम अपने हार्मोन सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर भगवान जी को हमें वही बनाना होता, अगर भगवान जी को कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रखना होता, तो वो सबको एक जैसा बनाते। वो मैन और फीमेल क्यों बनाते? अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आप फीमेल हो और आपका जो काम है नर्चरिंग है, आपका जो काम है इतनी मैन जो होता है मल्टीटास्किंग एक टाइम पे नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें एक टाइम पे नहीं कर सकता, पर फीमेल कर सकती है। वो बच्चा भी संभाल रही है, वो किचन भी देख रही है, वो फोन पे भी बात कर रही होगी और उसके दिमाग में ये भी आएगा कि नीचे सब्जी वाला आया है, उससे क्या क्या सब्जियां लेनी है, ये दूध वाला खड़ा है वो लेना है, और वो तो जो फीमेल है एट अ टाइम वो मल्टीपल चीजें संभाल सकते हैं। पर जो मैन होते हैं उनकी विजन बिल्कुल फोकस होती है घोड़े की तरह, वो सिर्फ सामने देखते हैं। अभी उनको काम करना है, पैसे कमाने, बस वही उनका मोड होगा, वही उनका मोटिव रहेगा। ठीक है। सो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसे टीनेज हो गई, यंग एज हो गई, यंग गर्ल्स होती हैं, भैया को तो जाने देती है मम्मी, नाइट आउट कर सकते हैं भैया, हमें नहीं करती। क्या टाइम आ गया है, अभी भी लड़का लड़की में फर्क कर रहे हो, मेरे को लड़की बनना ही नहीं था, भगवान जी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ठीक है, व्हाट यू गेट? पीसीओडी, यू गेट अ पीसीओडी है, आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जाएगा। आज मैं ये नहीं कर रही कि आपका थॉट गलत है या सही है, आज मैं ये बता रही हूँ ये थॉट प्रोसेस रखने से क्या दिक्कत होएगी, मैं क्या दाव पे लगा रही हूँ, अपने माइंड को एक थॉट पे ऑब्स्टिनेट करके मैं क्या दाव पे लगा रही हूँ। ये तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एज द पेजेस ऑफ भागवत गीता विल ओपन मोर, जितना विजडम हमें और मिलता जाएगा उतने हम सियाने होते जाएंगे। ठीक है। सो अभी तक एनीवन वांट्स मी टू रिपीट? सो वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है। अब दूसरा है एनीमिया, खून की कमी। मेरा हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट 9 आता है, फीमेल्स का नॉर्मल। डॉक्टर सोनल, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं फिशर। आई हाँ जी, एक चीज मेरे को आपसे ना क्लियर करनी है। हाँ जी। हाँ, मेरी ना एक क्लाइंट है एंड शी इज फिशर को 24 क्लास इयर्स के ओल्ड। एंड में ले। हाँ, ओके फाइन। ठीक है, आई विल गिव अ हाँ, टाइम, फिर वी विल टेक इट इन द एंड ऑफ द क्लास। ठीक हाँ, है। एंड इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, सो हाँ, हम इसको लेंगे। ठीक है। हाँ सो ठीक है, 3 ओके। मिनट्स के बाद मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी, प्लीज रिकनेक्ट एवरीवन। मैं दोबारा से मैसेज छोड़ रही हूँ, 3 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। अब एनीमिया क्या है? फीमेल्स का नॉर्मल ब्लड काउंट होना चाहिए 12, पर अब फीमेल्स का क्या काउंट आ रहा है? 9, 6, 7। बहुत सारे लोगों का क्यों भैया, हर महीने आपका पीरियड साइकिल आ रहा है, आपका कितना तो खून चला जाता है। ठीक है। और अगर आप अपने 12 पे मेंटेन नहीं करोगे तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो नीचे नीचे कम कम होता रहेगा, फिर हम क्या करेंगे? सो आपको एनीमिया क्यों होता है? आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, हाय हाय करना, आपका एटीट्यूड यस है, आपको कहा ये काम कर लो, हाँ जी मैं कर तो सकती हूँ, पर इसमें ये प्रॉब्लम है, पर उसमें ये प्रॉब्लम है। मतलब अपनी जॉब को इंजॉय नहीं करना, जो आप कर रहे हो आपको लगता है मेरे को एप्रिसिएशन, मैं अगर किचन में खाना बना रही हूँ और अगर मैं टेस्टी खाना बना रही हूँ और अगर मैं घर संभाल रही हूँ अच्छे से, तो इसके लिए मेरे को जो है लाइफ में इसके लिए मेरे को कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, सो देयरफॉर आई एम लैकिंग दैट जॉय इन माय लाइफ। तो क्या होता है, आप एनीमिक हो सकते हो। ठीक है। एंकल पेन आपकी, ये बहुत कॉमन है, आपके क्या कहते हैं गिट्ठे में दर्द होना, एंकल में दर्द होना। ठीक है। एंकल में पेन क्यों होता है? जब आप एंकल में लाइफ या में, गिट्टे में? गट्टे और एंकल सेम नहीं होता, एंकल इज एडी आई सपोज। हील होता है एड़ी। गिट्टे को हम एंकल बोलते हैं वैसे। एंकल के साथ वाला नहीं होता हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गई, एड़ी। जो हड्डी होती है वो वाली हाँ निकली हाँ हो थोड़ी। हाँ हाँ। ओके। बेसिकली वो जो सरकमफ्रेंस होता है पैर और लेग को जोड़ने वाला, वो चीज हाँ हाँ होती हाँ है। हाँ, अपना जो जॉइंट। एड़ी को तो हम हील बोलते हैं ना, फाइन। है ना? ठीक है। तो एंकल में पेन होने का मतलब है कि वो एक जॉइंट है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन जब आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ना पा रहे, अब बढ़ नहीं सक रहे, तो वो एंकल पेन रिप्रेजेंट होता है कि मतलब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। तो बहुत सारे लोगों में होता है ना, चलते चलते पैर मुड़ गया, हील्स नहीं पहन सकते जी, डांस कर रहे हैं तो पैर मुड़ जाता है, हाई हील्स पहनेंगे उस दिन एड़ी में एंकल में पेन आ जाएगा। तो
क्या होता है जब हमें लाइफ से डर आगे बढ़ने का। आई हैव द पेशेंट जिसको बार बार एंकल में ही फ्रैक्चर होता था, क्यों? क्योंकि उसको डर लगता था कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। ठीक है, फिर आता है एनोरेक्सिया, भूख मर गई। एंकल कंप्लीट पेन का, एक्सक्यूज मी, एंकल पेन का आपने क्या बताया? आगे बढ़ फियर